लास्ट कौन सा था अपना? अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 हो गया था आपका, ठीक है। अब राइटिंग से मत करो सर मेरे। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 में कोई प्रॉब्लम थी किसी को भी? फर्स्ट वाले समझ में आ गया था? समझ में आ गया था? आर्टिकल फर्स्ट कौन कौन आया था? जो आ गया था ना, क्या था फर्स्ट आर्टिकल? हाँ, भारत क्या है? राज्यों का समूह नहीं है, संघ है, ठीक है। ग्रुप नहीं है, यूनियन है, ओके। अनुच्छेद 2 ये कहता है, नहीं तो नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना। कैसे करेगा वो नए राज्यों की स्थापना? ठीक है, नए राज्यों की स्थापना। अब कैसे होती है नए राज्यों की स्थापना? जब आपका देश आजाद हुआ तो कितने राज्य थे? अरे रियासत नहीं, अपने देश की बात हो रही है। कितने राज्य थे अपना जब देश आजाद हो गया? आइडिया आइडिया, कितने राज्य थे? 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। देख के बोल रही है, ठीक है ना? वो पीछे है, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देश इतना बड़ा और राज्य सिर्फ 14, मतलब आपकी ज्योग्राफिकल एरियाज काफी बड़ी हो रखी है, ठीक है। बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग राज्यों का निर्माण करना पड़ेगा, नए नए राज्यों की स्थापना करनी पड़ेगी। जो बड़े बड़े राज्य बैठे हैं उनको छोटा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा था, एक 6 केंद्र शासित प्रदेश में से एक अपना भी था। कौन सा वाला था? अजमेर मेरो वाला, ठीक है, अजमेर मेरो वाला। तो क्या एक केंद्र शासित प्रदेश वो भी था। पर कैसे किया जाए? बात आती है कि नए राज्यों की स्थापना कैसे की जाए, किस आधार पर की जाएगी? भाषाई के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। सबका ये था कि हमको किस में करना चाहिए? भाषाई आधार पर चाहिए। पर सब पे तो भाषाई आधार पर तो नहीं कर सकते ना, क्यों? आज वो नहीं आया? तो किस आधार पर होता है? भाषाई आधार पर। और अगर और करना चाहे तो प्रशासनिक के आधार पर, ठीक है। प्रशासन को होना चाहिए कि भाई इतना बड़ा एरिया है तो प्रशासन ज्यादा नहीं संभाल सके तो अलग अलग प्रशासन को कर दो, यानी अलग एरिया का अलग प्रशासन, ठीक है, उस आधार पर होते। अब सबसे पहला राज्य कब बना? 1953 में। कौन सा बना था? सबसे पहला आंध्र प्रदेश। कौन सा बोला था? आंध्र प्रदेश। सबसे पहला राज्य बनने वाला कौन था 1953 में? आंध्र प्रदेश। अब ऐसे ही नहीं बढ़ते राज्य भी, राज्य को बनाने के लिए भी आपको एक अधिनियम पास करना होगा, ठीक है। पर हम अधिनियम बनाए जितने में, तो अधिनियम आया था 1956 में, 1956 में। पर राज्य अपना कब बन गया? 1953 में, ठीक है। क्यों बना? क्योंकि इसकी भी एक स्थिति पैदा हो गई थी, ठीक है। आप 56 दिन तक भूख हड़ताल कर रहे हो जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, ठीक है। उनका एस मारू नाम साहब, ठीक है, एस मारू पुटी साहब, उनका क्या डेथ हो गई। तो सरकार को मजबूरन क्या करना पड़ा? अपना जो पूरा मद्रास से उसको अलग करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मद्रास काफी बड़ा था, 3 प्रांत काफी बड़े होते थे अपने। कौन कौन से थे? बंगाल, मद्रास और बंबई, ठीक है। इन्हीं से टूट टूट के अलग अलग राज्य बने, काफी सारे बन गए। और उसी मद्रास में से एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु अलग से निकल के बाहर आए, क्योंकि वहां पे तमिल भाषाओं के लोग की ज्यादा थी, ठीक है। और वो तेलुगु भाषा के लोगों पर ज्यादा क्या कठोरता अपनाते थे, ठीक है। उनको मारना काटना काफी करते थे, इसलिए कहते थे कि हमें अपना भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनना चाहिए। तो इन्होंने कौन सा बनाया था? 1953 में डेथ के बाद बन गया आंध्र प्रदेश। इस पे और ज्यादा काम चलते गए, ठीक है। और फिर लास्ट में 1956 में क्या आया? राज्य
अधिनियम, ठीक है, अधिनियम, ठीक है, 1956 हम क्या लाए, एक अधिनियम लाए 1956 का। उसके तहत अब हम क्या बनाएंगे, राज्य बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। कौन सा राज्य कौन सा बनाना है वो देखेंगे, भले आपको भाषा के आधार पर बनाना है या प्रशासनिक के आधार पर बनाना है, ठीक है। तो एक तो उन्होंने पहले बना दिया था, और जो आंध्र प्रदेश लिया था उसको भी इसी में डाल दिया कि भाई इसी अधिनियम के तहत इसको भी बनाया था। बनाया तो 3 साल पहले ही था, पर इसको भी इसके अंदर डाल दिया। अब अधिनियम बन गया, ठीक है। अधिनियम बनने के 4 साल बाद एक नया राज्य बना। कौन सा बना था, 1960 में गुजरात, ठीक है। आप कहते थे ना पूरा पूरा बंबई प्रांत पड़ता था, ठीक है। तो बंबई में आपके गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे, ठीक है, और कर्नाटक का भी हिस्सा आता था, ठीक है। हाँ, तो ये था सौराष्ट्र का भी हिस्सा, ये पड़ता था कि भाई बंबई में पूरा आता था। तो बंबई से पहले गुजरात सौराष्ट्र को अलग किया, और सौराष्ट्र से गुजरात को अलग कर दिया। तो सौराष्ट्र फिर बाद में महाराष्ट्र के रूप में बन चुका था, ठीक है। तो 1960 में कौन सा राज्य बना, गुजरात। कौन सा बना, गुजरात। एक नया राज्य बना, कौन सा, गुजरात। अब देखो 1961 में क्या हुआ, एक स्टेट तो बना होगा। 1961 में बताया कि गोवा को आजाद किया गया था। किसे किया था, हाँ, पुर्तगालियों से अलग किया था। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से छीन लिया और अपना एक अलग से बन गया गोवा, जिसको राज्य नहीं बनाया, जिसको क्या बनाया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 1961 में 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक गोवा बना, और गोवा से बिल्कुल सटीक था, जैसे गुजरात का थोड़ा सा अलग है, तो दमन एवं द्वीप दोनों का बने 1961 में। दोनों पुर्तगाली के अधीन थे, ठीक है। तो 1961 में आपके ये दोनों बन गए। कौन सा बना, गोवा, ठीक है। और अब हमारे पास एक और नई नई चीजें बनती गई। अब आपको पता है नागालैंड, नागालैंड का पता है, नागालैंड को आज भी अनुच्छेद 370 तो पता है ना, 370, आर्टिकल 370 क्या है, 370 के बारे में कौन कौन जानता है, हाँ, JNK वाला, जम्मू कश्मीर वाला, याद आया, 370, 35 का, 370 के तहत 35 के को हटाई गई थी, ठीक है। 370 का जो चौथा पॉइंट था, 370 का 4th पॉइंट, उसके तहत अपना अनुच्छेद 35 के हटाया था, ठीक है, 35 का, सॉरी, ठीक है। 35 का में सीधा लिख रखा था जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार मिल रखे थे, तो खत्म कर दिया था, तो 35 का पूरा ही हट गया। उसी तरह से 371 में भी लिखा हुआ, आज किसमें, आर्टिकल 371 में, वो मिल रखा है नागालैंड को। नागालैंड को भी विशेष अधिकार है, ठीक है। विशेष अधिकार नहीं कि खुद का संविधान बनाना, ऐसा कुछ नहीं, जो जम्मू कश्मीर उसका एक भी उनकी जनजातियों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, चलेगा अपना देश के हिसाब से, भारत देश के हिसाब से चलेगा, हर एक जो राज्य चलेगा उसकी विधानसभा सीट्स के इलेक्शन होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन थोड़े से विशेष अधिकार उनको दे रखा कि भाई आपकी जनजाति है तो जनजाति के हिसाब से अपना राज्य जो भी करना चाहे कर सकता है, केंद्र कुछ भी नहीं कहेगी उसमें, ठीक है। जैसे अलग अलग राज्य होते हैं तो केंद्र इंटरफेयर करती है, नागालैंड में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है। तो 371 के तहत नागालैंड को भी अलग से मिला। तो ये लिखो अनुच्छेद 2, अलग अलग राज्यों की स्थापना हुई थी, वो भी लिखाता हूँ, ठीक है, लिख लिया। नए राज्यों की स्थापना, ये लिखा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। हाँ, आजादी के वक्त कितने थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश 1953 में, ठीक है। 1960 में कौन सा बना, गुजरात। 1961 में गोवा और दमन एंड दीव, और दोनों क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ओके। ठीक है। 1962 आपका पौंडीचेरी भी बन गया था, ठीक है। 1962 में पौंडीचेरी, पौंडीचेरी को किस आजाद किया, पौंडीचेरी, हाँ नहीं, केरल का यह था कि जो वो था पौंडीचेरी भी अधीन था, राज्यों के अधीन नहीं था, एक देश के अधीन था। आपको पता है कि फ्रांस भी उस टाइम था, फ्रांस भी पूरा तरह से नहीं गया था, फ्रांस के अधीन क्या था, पौंडीचेरी था, ठीक है। तो 1962 में एक और नया केंद्र शासित प्रदेश बना था, कौन सा, हाँ 2 जिले थे उसको, ठीक है। 1962 में कौन सा था, पौंडीचेरी, ठीक है। 1962 में आपका क्या बना, पौंडीचेरी, ठीक है। 1963 में 1963 में आपका बना नागालैंड, ठीक है।
1963 में कौन सा बना? नागालैंड। ठीक है, कोई इसको जानता है? पेप्सू। पेप्सू का किसने भी नाम सुना हो? पेप्सू, पेप्सू कभी किसी ने सुन रखा है? पंजाब जो आपका था पहले, उसको पूरा जो क्षेत्र बोलते थे उसको क्या बोलते थे? पेप्सू। पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ठीक है, पूरे यूनियन था इसका। इससे ही अलग हुआ 1966 में हरियाणा, और 1967 में हिमाचल प्रदेश। सब एक ही पार्ट था, पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश सब एक साथ से रहे। तो 1966 में कौन सा बना आपका? हरियाणा। और 1967 में कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। लिख लो, 1966 में हरियाणा और 1967 में हिमाचल प्रदेश। पेप्सू था, अब इसको कैंसिल कर दिया। पैसा है वो, अधिनियम, अधिनियम। वो तो पोस्को है, पॉक्सो, पोस्को एक्ट है वो तो, ये जो बच्चों का सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर। ठीक है, वो पॉक्सो। ठीक है, एक पोस्को है, एक पैसा है, पैसा जो पंचायत अधिनियम में आता है, आपके क्वेश्चन भी आया था इस बार। ठीक है, और ये एक पेप्सो। ठीक है, नहीं नहीं, वो तो अपना 14 साल का भी आपका, इसको ज्यादा 2010 से उसको एक्स्ट्रा किया है। ठीक है, चलो लिख लिया। 66 में आपका हरियाणा और 67 में हिमाचल प्रदेश। अब 1971, अब अगला देश को, अगला कौन सा है? 1971। ये ईयर तो सबको याद होना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में? किसके बीच में हुआ था? चंपालाल जी। हाँ, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और एक अलग देश बना, जिसे हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश। अब अपन, मैंने जब भी बोलता हूँ, जब मैं ये होता था कि आधे से ज्यादा जनसंख्या अपने यहाँ आ गई थी, 1 करोड़ के लमसम। ठीक है, उसमें से क्या जाता है कि 60 से 70 लाख वापिस चले गए थे, 30 लाख अपने यहीं बस गए थे। ठीक है, अब असम की ऐसी हालतें हो गई थी कि असम में सबसे ज्यादा गए थे, बंगाल और असम में। अब असम में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी। ठीक है, और अलग से अलग राज्य बनाने की नौबत आ गई थी। तो हमने क्या 1971 में अलग अलग राज्य बना दिए थे, किसके आधार पर? प्रशासनिक के आधार पर। किसके आधार पर? प्रशासनिक के आधार पर। तो 1971 में 3 राज्य बने, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। लिखो तीनों, 1971 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है, अब देखो, मेघालय में एक चीज याद रखना, मेघालय को एक चीज और बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राज्य के अंदर राज्य। क्या बोला जाता था? राज्य के अंदर राज्य। किसको बोला जाता था? मेघालय को। क्यों बोला जाता था? मेघालय को क्या बोलते थे? राज्य के अंदर राज्य, स्टेट इन द स्टेट। ठीक है, क्यों बोला जाता था? क्योंकि जब आपका असम था और मणिपुर और त्रिपुरा अलग नहीं हुए थे असम के पार्ट, तो असम के अंदर मेघालय पहले से बसा हुआ था, उसको भी राज्य, विशेष राज्य की स्थिति दे रखी थी। ऐसा था, असम पूरा ऐसा बसा हुआ था पूरा। ठीक है, और इसके अंदर ए से मेघालय बसा हुआ था। ठीक है, मेघालय को विशेष राज्य का अधिकार था यहाँ पे, तो राज्य के अंदर राज्य। ठीक है, इसलिए बोलते थे मेघालय। फिर आपका मणिपुर और त्रिपुरा अलग अलग हुआ, यहाँ से कटे, तो ये सब अलग अलग हो गया। ठीक है, इसलिए मेघालय भी अलग हो गया। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? राज्य के अंदर राज्य। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा राज्य अंदर राज्य किसको बोला जाता था, तो मेघालय को बोला जाता। ठीक है, अगला कौन है आपका? हाँ, 1975। ठीक है, 1975 सिक्किम, जिसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। सिक्किम को क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, वहां पे भी राजा महाराजाओं का काफी चल रहा था।
ठीक है, सिक्किम को क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, अब आपके आता है डायरेक्ट 1987। को पता है 1987, 1975 से डायरेक्ट 12 साल बाद, काफी ज्यादा टाइम नहीं ले लिया इन्होंने, 12 साल का टाइम ले लिया था। टाइम मिला क्योंकि आपको पता है 1975 में तो लगी आपातकाल, कुछ बढ़िया काम करता था, 2 साल आपातकाल चला, फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई, वो ज्यादा स्टेबल थी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं कहना, स्थिर थी नहीं, तो मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह से निपट गया। ठीक है, बाद में आया इंदिरा गांधी की सरकार। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार आई, उसने वापस चीजों को ऊपर ले जाने की स्टार्ट करी, पर वो पंजाब और असम में उलझ के रह गई। ठीक है, पंजाब में काफी वो दंगे फसाद होने लग गए थे आपके। ठीक है, अलग से खालिस्तान चाहिए हमें। ठीक है, ऐसा कैसा असम में भी होने लगे थे, तो असम में जनसंख्या काफी बन गई थी। ठीक है, उनका कहना था कि जो बाहर से लोग आए उनको भी वोटिंग के अधिकार मिल रहे हैं, तो पहले तो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, हमें नहीं हो रहा, तो हमारे वोटिंग लिस्ट में से हमारा नाम कट रहे हैं, और जो बाहर से आए, जो बांग्लादेश से आए, उनके नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये असम में काफी चीजें फैल गई थी। ठीक है, तो इसमें उधर 1984 में आपको पता है कि उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद जैसे राजीव गांधी आए, उन्होंने इस चीज के ऊपर जोर दिया और 3 अलग अलग राज्य बनवाए। ठीक है, पहले तो अरुणाचल प्रदेश और गोवा, दोनों क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश और गोवा। जो 62 में आपका 61 में जो गोवा बना, वो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। उन दोनों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और साथ साथ में एक और राज्य बनाया, मिजोरम। ठीक है, तो कौन कौन से थे? अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। ठीक है, ठीक है। फिर 2000 में भी 3 अलग अलग राज्य बने, सन 2000 में। ठीक है, सबसे पहले बना आपका छत्तीसगढ़। कौन सा बना? छत्तीसगढ़। किससे अलग हुआ था? एमपी से। ठीक है, मध्य प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, झारखंड। जब भी तो भौगोलिक स्थिति में अपना सबसे पहले नंबर अपना आ गया। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। जो अपन उत्तरांचल बोलते थे पहले, उत्तरांचल इसे तो बोलते थे, उत्तराखंड को अब उत्तराखंड बोलते हैं अपन। ठीक है, ये चीज है। और 2014 में तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। ठीक है, तो जो सबसे पहला राज्य बना था, सबसे लास्ट राज्य अगर बना है, वो भी आंध्र प्रदेश से हटके बना हुआ है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, आंध्र प्रदेश के साथ ही चल रहा है। तो पहला राज्य कौन सा था आपका? आंध्र प्रदेश था, और जब से लास्ट राज्य भी जो बना है वही यही है। इसके बाद तो कोई राज्य बना ही नहीं अभी तक, 2014 में ही बना है। इसके बाद आपके केंद्र शासित प्रदेश जरूर बने। कब बने? 2019 में। कौन कौन से बने? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ठीक है। और दमन एंड दीप और दादरा एंड नागर हवेली को एक कर दिया गया। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे आपके, दमन दीप और दादरा और नागर हवेली, उन दोनों को कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, तो अब अगर वर्तमान में पूछा जाए तो अपने पास कितने राज्य वर्तमान में? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। ठीक है, 7 तो पहले थे, 2 ये बने, कितने हो गए? 9। 7 पहले थे आपके, 2 ये बने, कितने हो गए? 9। दमन एंड दीप और दादरा एंड नगर हवेली को एक कर दिया वापिस, तो एक कम हो गया, तो 8 हो गए। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लिख लो, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है।
अब इसमें किसी को भी कोई दिक्कत? सेकंड अनुच्छेद में राज्यों के नाम आ गए, कब कौन सा राज्य बने, अब कोई भी पूछ लिया तो बता देना भाई इस टाइम पे ये राज्य बनते। क्या हो गया? याद ही नहीं होते? इतना सिंपल सिंपल तो है। हैं? ईयर्स याद नहीं होते? ईयर्स तो याद करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर कोई ऑप्शन होता तो बात अलग होती। है? हाँ चल, अगली बार से करेंगे। वो मिटाने की आदत पड़ी हुई है ना। हाँ ठीक है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, ठीक है। राज्यों की स्थापना तो आपने कर ली, ठीक है। हाँ, अब राज्यों की स्थापना कैसे होगी, उसमें संसद की शक्ति क्या कहती है, वो कहती है। तो लिख लो, नए राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, नए राज्यों के पुनर्गठन संबंध संसद की शक्ति। ओके, नए राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, यानी संसद को किस किस बात में, पर ऐसा क्या क्या बनेगा जिसके ऊपर संसद की शक्ति होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? तो ऐसे 5 चीजें, क्या क्या है? 5 चीजें। सबसे पहले होता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। राज्यों की सीमाओं का क्षेत्र बढ़ाना, राज्यों की सीमाओं का क्षेत्र बढ़ाना, ठीक है। राज्यों की सीमाओं का, मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम ऐसा मत कर लेना, तुम लिखना पूरा, ठीक है। ठीक है, सबने ऐसा ऐसा कर लिया तो हो गया निहाल, लिख लेना थोड़ा, ठीक है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ठीक है। तो 5 चीजों के ऊपर क्या है, संसद की क्या क्या शक्ति बनेगी। तो नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, ठीक है, जैसे हमने बात करी है अभी, ठीक है, कैसे बनेगी, स्थापना होगी। राज्यों की सीमाओं का क्षेत्र कैसे बढ़ाना होगा, इसके ऊपर भी संसद की शक्ति, उसका क्षेत्र घटाना कैसे है, ठीक है, उसमें परिवर्तन कैसे लाना है, ठीक है, किसके नाम पे कौन सी सीमा चढ़ेगी, ठीक है, और राज्यों का नाम में परिवर्तन, राज्य का नाम कैसे, जैसे उत्तरांचल का उत्तराखंड हुआ, ठीक है, ऐसी चीजें में कोई भी चीज आए वो बताना, ओके। तो ये 5 चीजों पर इन्होंने ध्यान दिया, ठीक है। अब बोली गई है संसद की शक्ति, किसकी बोली गई है? संसद की शक्ति। अब संसद ऐसे ही नहीं कर सकता, ठीक है, उसके पास भी 2 शर्तें होगी जब जाके कर सकता है। तो 2 शर्तें कौन सी होगी वो मैं लिखवा रहा हूं, बोलूंगा तो आप लिखना, ठीक है। 2 शर्तें, ठीक है। 2 शर्तें लिखो। पहली शर्त लिख लिया? हाँ एक बार लिख लो आप, ठीक है। ठीक है, चलो पहली शर्त लिखो, ऐसा कोई भी विधेयक, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, ठीक है, के पश्चात ही, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति, ठीक है, यानी अनुमति लेना, ठीक है, पूर्व अनुमति लेना। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही
संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, के पश्चात ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकेगा, ठीक है। ओके, तो कोई भी बिल आया है, ठीक है, कोई भी विधेयक आया कि भाई नया राज्य बनाना है, नए राज्य की सीमा करना है, कम करना है, तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा, आपको राष्ट्रपति को पूछना होगा कि भाई ये चीज कर रहा। राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस संबंधित राज्यवाद से पूछेगा, क्या बोलेगा कि भाई आपका नाम आपने दिया था। सीधी बात है, जैसे आप मान लो राजस्थान में कोई ना कोई सीमा को अपन को बढ़ाना है, ठीक है, एमपी की सीमा सटी हुई है, तो कहते ना कि भाई 2 गांव उधर दे रहे, 2 गांव अपन ले रहे हैं, तो लेना या सीमा ही हो रही है, गांव लेना तो अपने भौगोलिक की बात है, पर वहां पर देखा तो सीमा की बात हो रही है। तो हाँ, वो बेरूबाड़ी वाला केस हुआ था, ठीक है। तो क्या सीमा कैसे लेंगे, ठीक है, तो अपने ही राज्य सरकार वाले केंद्र सरकार के पास जाएंगे, और केंद्र सरकार में वो संसद में पेश होएगा। अब पेश होएगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि ये काम हो रहा है, राष्ट्रपति के नजर में तो होना चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति अपन राजस्थान वाले से पूछेगा, राजस्थान के विधानमंडल से पूछेगा कि भाई ये चीज हो रही है, आप ही ने बोला है तो हम इसको ओके कर रहे हैं। तो पूछना फॉर्मेलिटी के लिए पूछना, किसके लिए, खाली फॉर्मेलिटी करनी है कि मेरे को उसको पूछना है। अगर बाद में राज्य सरकार का मन भी बदल गया कि मेरे को तो नहीं करनी है, ठीक है, तो भी वो चीज संसद में पेश हो जाएगी, पास हो जाएगी, अगर राज्य सरकार मना भी कर देवे तो। ये चीज है हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति का काम है, जैसे एक संविधान में लिखा ना, आपको ये काम करना है, फॉर्मेलिटी है, पूछ लेते एक बार, अगर हो जाता ठीक, अगर मना भी करते हैं कि भाई राज्य सरकार ने कहते ना मन बदल गया वापस कि रहने दो यार, नहीं करते कि भाई पहले क्यों किया, ठीक है, और अब किया है तो हाँ अब तो करना ही पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाएगा, तो वो राष्ट्रपति पूछ लेगा, उसके बाद भी करवा ही देगा, ठीक है। तो दूसरी शर्त लिखो, अनुमति देने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य की सहमति हेतु उस राज्य की विधानसभा के पास उस संबंधित राज्य की सहमति हेतु उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजेंगे, ठीक है, कि भाई हाँ करा है, ठीक है, विधेयक को संबंधित राज्य की विधानमंडल के पास भेजेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए 3 अनुच्छेद, ठीक है, कोई भी दिक्कत बात, ओके। अनुच्छेद 4, ठीक है, 2 या 3 में आपको कोई भी कुछ करना हो, क्या करना हो, 2 या 3 अनुच्छेद 2 या 3 में आपको संशोधन, परिवर्तन या कुछ भी उसमें एक्शन करना हो, कार्य करना हो, तो वो अनुच्छेद 4 के तहत ही होगा। किसके तहत होगा, अनुच्छेद 4 के तहत होगा। जैसे अभी मैंने बोला सीमा की बात हुई, ठीक है, राज्य का नाम करना है तो कर लिया, राष्ट्रपति ने अपना विधेयक, तो विधेयक पास हो गया संसद में, ठीक है, यानी प्रस्तुत हो गया। अब प्रस्तुत होगा जब ये अनुच्छेद 4 स्टार्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 4 सीधा कहता है कि भाई अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में जो भी कार्य आपको करना है, अनुच्छेद 4 के तहत संसद में साधारण बहुमत से पास करना होगा। राज्यों के बारे में, किसके बारे में, राज्य के बारे में, राज्य में परिवर्तन करना, कुछ भी करना है, ठीक है, सीमा बढ़ानी है, नाम बढ़ाना है, तो संसद में साधारण बहुमत से उसको पास करना होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई हमने साधारण बहुमत से पास तो कर लिया, ठीक है, ऐसे ही एक केस आ गया, अपन कहते हैं बेरूबाड़ी केस, ठीक है, बेरूबाड़ी केस, यानी कुछ क्षेत्र अपने क्या बांग्लादेश से सटे हुए थे, ठीक है, तो बांग्लादेश के पास जा रहे थे या वापिस आ रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो पश्चिम बंगाल के थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले राज्यों ने कह दिया कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चलो राज्य का कर रहे हैं, उसमें संसद में साधारण बहुमत से होना चाहिए, ये देश का मामला है, एक देश से दूसरे देश की सीमाओं का मामला है, उसमें साधारण बहुमत से नहीं होना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि भाई अगर राज्यों का अगर कुछ भी काम हो, जिसका नाम बदलना हो, क्षेत्र कम करना हो या कुछ और भी करना हो, एनीथिंग, उसमें साधारण बहुमत से संसद में पेश हो जाएगा। लेकिन अगर किसी अपने ही देश की सीमा को या उनकी देश की सीमा को अपने पास लाना है,
ठीक है, या उनके गांव को अपने अंदर इंक्लूड करना है, उसके लिए विशेष बहुमत चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? संसद में आपको विशेष बहुमत चाहिए होगी। ठीक है, विशेष बहुमत मतलब 2/3। ठीक है, कितनी चाहिए होगी? 2 चाहिए। और साधारण बहुमत मतलब 1/2, 50%। ठीक है, यानी अगर संसद में 500 लोग भी बैठे हैं तो 250 लोग ने हाँ कर दिया तो हो जाएगा। अगर संसद में अगर 2/3 हो गई तो उसमें बैठे हैं तो 375 या 400 लोगों को तो उसमें हाँ करनी होगी। ठीक है, वो था विशेष बहुमत में। ओके, तो लिख लो अनुच्छेद 4 में एक सीधा पॉइंट लिख लो खाली कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई भी कार्य, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई भी कार्य या संशोधन, में कोई भी कार्य या संशोधन करना हो तो अनुच्छेद 4 के तहत, तो अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 4 के तहत संसद में, अनुच्छेद 4 के तहत संसद में साधारण बहुमत से, अनुच्छेद 4 के तहत संसद में साधारण बहुमत से पारित करना होगा। ठीक है, यानी 2 और 3 में जो भी कार्य होंगे वो अनुच्छेद 4 के तहत ही होंगे। ठीक है, सीधी बात। उन्होंने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को भी स्पेसिफिक डाल दिया कि भाई ये दोनों आर्टिकल्स है, इसके अलावा आर्टिकल्स मेरे पास नहीं है। तो अनुच्छेद 4 में सिर्फ 2 आर्टिकल्स है, 2 और 3। अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना या उनमें कोई भी वर्क करना हो तो अनुच्छेद 4 के तहत ही करना होगा। ठीक है, सीमा या क्षेत्र की बात आ रही, उसके अलावा कुछ भी बात नहीं आ रही। एक तरह से अपन आर्टिकल 1 to 4 देखें तो ये अपने इंडिया की बात उसने पूरी कर दी कि भाई इंडिया की जो सीमा की बात है, ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात है, वो पूरी इसमें डाल दी। ज्योग्राफिकल मतलब कितने राज्य है तो राज्य सब इसमें डाल दिए। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितने तो केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें डाल दिए। ठीक है, A to Z इसमें डाल दिए। इसलिए बोलते हैं कि इसके एक तरह से भारत की परिभाषा कहीं ना कहीं आर्टिकल 1 to 4 में आ जाती है आपकी। ठीक है, यही होता है, घर बनाओगे तो घर की बेस बनाओगे। पहले आप क्या बनाते हो? नक्शा बनाते हो अपने घर का, तो ये एक नक्शा बन गया है। ठीक है, अब घर में कौन कौन रहेगा, ठीक है, वो बातें करेंगे। घर में रहने वाले को क्या बोलते हैं? नागरिक बोलते हैं। नागरिकों को नागरिकता मिलती है। ठीक है, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची मैं बुआ सब जो भी रहेंगे आएंगे जाएंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नागरिक या नागरिकता। ठीक है, तो भाग 2 क्या कहता है अपना? नागरिकता। ठीक है, ओके। भाग सेकंड क्या कहता है? नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अब मुझे पहले तो, ठीक है, नागरिकता अपन स्टार्ट करेंगे। 3 चीजें हैं, ये बताओ किसे नागरिकता समझ में आएगी? कोई भी इसके तीनों के बारे में जानता है? हाँ, एनआरसी और एनपीआर। है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है किसमें? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है किसमें? जैसे ये सीधी सी बात है, बहुत सही बोला, इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आपको। ठीक है, जैसे नागरिकता चाहिए होती है आपको, सबके पास भारत सरकार का मिला हुआ आधार कार्ड, मतलब आप क्या हो? भारत के नागरिक हो। ठीक है, मिल गई हुई है। अब अगर इसको नहीं मिलती है, इसको नहीं मिली हुई, यानी कोई बाहर से आया हुआ है, ठीक है, अब इंडिया में रह रहा है, तो इंडिया में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, आप भी कहीं बाहर जाते हो और आपको वहीं की लेनी होती है कि भाई मैं वहीं रहूंगा लंबे टर्म में, वहीं सेटल हो जाऊंगा, वहीं रहूंगा, तो आपको पहले ज्यादा से तो नहीं मिलता है क्या? आपको वहाँ रुकना पड़ता है, वहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है, फिर जाके आपको वहाँ पे नागरिकता मिलती है। अपने यहाँ भी ऐसे ही है, अपन को यहाँ रहना पड़ता है। ठीक है, 10 साल रहना पड़ता है। पहले 14 साल थे, बीच में 7 साल कर दिया, वापस 7-10 साल कर दिया। ठीक है, और लास्ट के जो 10वां साल है उसको लगातार रहना पड़ता है, पूरे पूरे 12 महीने लगातार आपको भारत में ही रहना होगा। ठीक है, 1 से 9 साल के बीच आओ जाओ कुछ भी करो, कुछ मतलब नहीं है, पर लास्ट के 12वां साल 10वां साल आपको ये रहना होगा। ठीक है, जब जगह आपको क्या मिलती है? नागरिकता, जो बाहर से आता है। ठीक है, जैसे एनआरआई कहते हैं अपन। ठीक है, वो वहाँ की था, अब यहाँ का
सिटीजनशिप लेना चाहता है। सीएए भी यही है। सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है। और अभी लेटेस्ट कौन सा वाला आया था? 2016 में आया था। और उसको पता है 2019 में शाहीन बाग में क्या माहौल बना था? पता था? आपका कर्फ्यू लगा या कोरोना लगा था, उससे पहले भी अच्छा खासा वहाँ भीड़ लगी हुई थी शाहीन बाग में दिल्ली में। ये इसी के तो माहौल के ऊपर था, सीएए। अब क्यों था? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहे हुए हैं 2019 से, ज्यादा वक्त थोड़ी हुआ क्या है, उसके बाद काफी टाइम में आ चुके हैं। बताया कोई कुछ? देखो, पहले तो 1950 में जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ था, नेहरू जी का और मोहम्मद लियाकत साहब का, ठीक है, उनका समझौता हुआ था, तो वो हुआ था सीए। क्या हुआ था? सीए, सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, नागरिकता अधिनियम। उसके तहत अपन को क्या मिलेगा? जो भी इसमें कंडीशन रखी गई कि अगर पाकिस्तान से कोई भारत में आ रहा बंदा तो इतनी तारीख से, उसके बाद आपको 14 साल रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। अब किसी भी एक्ट में अगर कोई संशोधन करते तो हो जाता है संशोधन अधिनियम। तो इसी सीए में एक्ट में अधिनियम किया, यानी संशोधन किया, तो ये क्या बन गया? सीएए, ठीक है, ये हो गया। अब इतना क्या अमेंडमेंट किया, इतना क्या करा है कि इतना बड़ा माहौल बन गया इसके ऊपर? क्या हुआ? अभी तो कुछ हुआ था ऐसा कुछ? क्योंकि वहां पे जो भी आता है कि वहां पे ज्यादातर मुस्लिम्स बैठे हुए थे। अब जनरली ये सोचा था, और वो मुस्लिम्स नहीं कि पूरे देश के मुस्लिम्स है, उसमें नहीं थे। उसमें जनरली वो मुस्लिम्स थे जो दिल्ली के भी थे, कुछ तो बंगाल के, असम के साइड के थे, जो बांग्लादेश से ज्यादा लगे हुए थे। किसे? बांग्लादेश की तरफ से ज्यादा लगे हुए थे। मैंने कहा था 1971, हमेशा ये पॉइंट कहीं से भी उठा के देख लो, हमेशा आएगा 1971 का। भारत पाकिस्तान युद्ध का एक बांग्लादेश एक अलग देश बना, ठीक है। अपने यहाँ पे 1 करोड़ लोग आ गए, उसमें से वापस, ठीक है, शेख मुजीबर रहमान और इंदिरा गांधी के बीच में समझौता हुआ कि भाई अपना देश के वापस ले जाओ आप, हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पॉपुलेशन बढ़ गई है, ठीक है, संभालना मुश्किल हो रहा है। तो वो वापस चले भी गए थे, पर कुछ तो यहाँ रुक गए, ठीक है। 1/3 पॉपुलेशन भी रुकी, पर रुकी तो है। अब 1/3 पॉपुलेशन रुकी, अब उनको देखना, उनको समझने में काफी टाइम लगा। अब वो सब बाहर के आए हुए थे। अब आपके संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई बाहर से आया है तो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, जब भी आपको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी, ठीक है। उसी तहत बहुत सारे सीए आए, राजीव गांधी के टाइम पे भी आने वाला था पर आया नहीं था, ठीक है। जनरली अलग अलग सरकारों ने इसको मुद्दा बनाया या लाया गया, ठीक है। लास्ट कहते थे कि इससे पहले 2016 में किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट नरेंद्र मोदी लाया था, ठीक है। मुद्दा इसलिए बना इस बार 2016 में कि इसमें मुस्लिम्स का नाम एड ही नहीं किया। इसमें क्या नहीं किया? मुस्लिम्स के नाम का एड नहीं किया, मुस्लिम समुदाय को थोड़ा सा अलग रख दिया इसमें, ठीक है। इसमें एड किया हिंदू को, ठीक है, क्रिश्चियन को, फारसी को, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म, 6 अलग अलग वर्ग को डाल दिया कि भाई इनको आसानी से या इनको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि भाई मुस्लिम्स को नहीं मिलेगी, ये नहीं कहा गया, ठीक है। अलग अलग क्लोज में अलग अलग बातें लिखती है, पर सबको पढ़ने का टाइम किसके पास है, ठीक है। अगर किसी ने मैं बोल दो चलो अपन हड़ताल में बैठते हैं, आधे से ज्यादा बंदों को पता ही नहीं कि हड़ताल किस चीज की हो रही है। हम साथ साथ भीड़ में निकलते हैं ना, ये होता है। आधे से ज्यादा बंदों को पता ही नहीं होती है कि हड़ताल किस चीज की हो रही है, ठीक है। पर हाँ यार, भीड़ जा रही है, भीड़ में बैठेंगे, आराम से गप्पे ठोकेंगे, ठीक है। हाँ, भीड़ सा, ठीक है। कॉलेज के टाइम में जब आप पढ़ते होंगे तो कॉलेज के टाइम में फायदा यह है कि भाई थोड़ी हड़ताल छोड़ो, अपन हड़ताल में चलेंगे। फायदा क्या है? क्लास नहीं होनी पड़ रही, निकलो, क्लास तो नहीं हो रही, क्लास में बैठना तो नहीं पड़ेगा, ये फायदा होता था। हमारे भी यही होता है, देश में ऐसे ही होता है, काम पे नहीं जाना पड़ेगा, चलो हड़ताल में, ठीक है, काम नहीं करना पड़ेगा, बैठेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, चाय करेंगे, वापस आ जाएंगे शाम तक। और यही चीज हुई है, शाहीन बाग में भी हुई है। कुछ एक मुद्दा लेके आए थे लोग कि भाई हमारे मुस्लिम्स को इसमें कैटेगरी डाला तो मतलब हमारी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी। मुस्लिम कहते थे कि हमारी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी, जो बांग्लादेश से आए हुए थे ये सब। तो वहाँ क्लोज में सीधा लिख रखा है कि भाई आपके पास कोई ना कोई आईडी प्रूफ तो हो गई होगा। अगर 10 साल से वहां रह रहे हो, 10 साल का बिल तो होगा घर का, घर के बिल के ऊपर आपके ऊपर तो नाम तो आ रहा होगा, तो आप इसी देश के नागरिक हो। जब भी तो आपका घर पुश्तैनी बढ़िया हो या आपका नाम आ रहा हो, तो मतलब आप इसी देश के नागरिक हो, तो आपका कोई नागरिकता नहीं छीन सकता, सीधी सी बात ये। पर इन लोगों को ये समझ में उस टाइम नहीं आ रही थी कि भाई हमें मतलब ना सब भेड़ चाल में चलते, तो वो भी चल लिए कि हम कैसे में चले, भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो बराबर भेड़ चाल में चले। इसलिए कि भाई ये नहीं होता था, बिल होता था, कोई भी नागरिक मिला, कोई भी आराम से, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास, अगर जमीन के भी किसके भी हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? नागरिकता है, आपकी नागरिकता छीनी नहीं गई है, ठीक है। पर हाँ, जो बाहर से आए हुए हैं, जिनके पास नागरिक होने का सबूत ही नहीं है, यानी आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, अगर मेरे से कोई मांगे, मैं मान लो ट्रैफिक में जा रहा हूँ, ट्रैफिक सिग्नल जा रहा है, तो सबसे पहले क्या मांगेंगे? ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे। मेरे पास प्रूफ एक नहीं है, मैं लीगल हुक नहीं हूँ, तो सबकी बात लीगल तो मानेंगे ना भाई,
आप बाहर से आए हो, बांग्लादेश से सट के आए हो, 1971 में आए हो, तो बनना बनता है कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो आप डॉक्यूमेंट दिखाओ, उस चीज से डर क्यों रहे हो? ठीक है, वही था सीएए। क्या था? सीएए 2016 का। ठीक है, अब एनआरसी और एनपीआर, ये क्या होता है? मुद्दे ये तीनों थे। सीए क्या होता है, एनआरसी क्या होता है, एनपीआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, निकालो। नेशनल पॉपुलेशन, ठीक है, रेशियो या रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये होता है, क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, सबको पता है कि अभी आप लोगों को किसी को ये आइडिया नहीं होता है कि जब आपका वोटिंग का टाइम आता है, ठीक है, जब आपके हर एक घर से पूछा जाता है कि क्या से क्या चीज़ें बन रही है, यानी आप वोट दोगे या नहीं दोगे, तो सबके नाम आता है ना उसमें। आपकी जनसंख्या होती है, जनसंख्या में सबका नाम आता है। ठीक है, वो ये होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी आपका हर एक सिटीजन का क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, कि भाई भारत का नागरिक हो, आप वोटिंग दोगे, वोट दोगे, ठीक है, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम आएगा, तो आपका हो रहा है नेशनल पॉपुलेशन रेशियो या रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इसी के आधार पर निकला जाता है कि कितने कहाँ कितनी किस समुदाय की कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, इस गांव में कितने मुस्लिम है, कितने हिंदू है। ठीक है, जो जनगणना में टाइम निकलता है ना, इस टाइम पे आता है। तो ये भी इसी का मुद्दा था कि भाई ये की चीजें है क्या? तो है कुछ नहीं भाई, आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इसमें भी हो रखा है, तो बात है कि तो वो कहते थे भाई इसमें तो हो ही नहीं रखा है, होता ही नहीं है। भाई तुम्हारे लिए नहीं होता है, लेकिन सरकार के लिए होता है। जनसंख्या में आपको अपना नाम से मतलब है ना। घर पे आते हैं कि भाई जनसंख्या हो रहा है, ठीक है, जनसंख्या के ऊपर देखा करो क्या लिखते हैं वहाँ पे, वो पूरा पूरा लिख रहा था कि एनआरसी एनपीआर हिंदी में भी लिखा होता है। ठीक है, कि जनसंख्या सेंसस चल रहा है, सेंसस चलता है ना आपका, वो इस टाइम पे चलता है। ठीक है, ये आपकी रियल लाइफ पे बेस्ड है। ठीक है, ओके, इसको फुल फॉर्म रखते हैं। ठीक है, चलो। आर्टिकल 5 क्या कहता है? कौन कहता है? आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिंपल सी एक भाषा बोलता है, क्या बोलता है? भारत का मूल निवासी उसका नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, यानी यहीं का हो, ठीक है, इसी वे में उसको नागरिकता मिल जाएगी। उसी बेस पे अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8 सब उसी बेस पे चलते हैं। ठीक है, भारत का मूल निवासी हो, मूल निवासी होगा तो नागरिकता मिल जाएगी, सीधी सी बात है। तो लिख लो, भारत का मूल निवासी हो, जो भारत का मूल निवासी हो, नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल 6, अब उसमें उस बंदे की चर्चा हुई है या उस व्यक्ति की चर्चा की गई है जो कहां से? पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है, अब पाकिस्तान से भारत तो कभी भी आ सकता है हो। ठीक है, कहां से आया हो? पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है, अब देखो, पाकिस्तान और भारत अलग अलग कब हुए? सबसे पहले तो वो बात, तो कब अलग हो गए? कब हुआ विभाजन, कब हुआ? 1971 में विभाजन हो गया। भारत पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? तो गदर तो 2001 में ही थी ना। कुछ नहीं, बताओ बताओ कब हुआ विभाजन? गदर गदर मैंने बोला था जुलाई 1947 में कौन सी माउंट बेटन योजना आ गई, तो जुलाई या अगस्त में होएगा। कब होगा? जुलाई या अगस्त में होगा। ठीक है, हमने एक डेट फिक्स करी थी 19 जुलाई 1947। ठीक है, कौन सी डेट हुई थी? 19 जुलाई 1947, और एक साल का टाइम पीरियड लेके चले थे 19 जुलाई 1948
1948। ठीक है, मैं एक बात देता हूँ। ठीक है, यानी ये विभाजन की तारीख थी कि भाई इस टाइम हो रहा है, लेकिन वो फिर चलते गए आते गए चलते गए विभाजन हो गया। अब आप एक अलग अलग देश हो गया, एक अलग देश ये है और एक अलग देश ये, एक पाकिस्तान है एक भारत है। अब आप नागरिक को करते रहो। ठीक है, अब इधर से आना और उधर से जाना टाइम लेगा। ठीक है, भारत के लोग पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के लोग भारत में आएंगे, वो टाइम तो लेगा। तो उन्होंने एक डेट फिक्स करी, कितनी, एक डेट फिक्स करी कि 19 जुलाई 1948। कौन सी डेट पड़ी, 19 जुलाई 1948। ठीक है, एक साल में लगेगा, एक साल भर तो लगेगा भाई यहाँ से आने का और वहां से जाने का। ठीक है, अगर उससे पहले जो भी व्यक्ति आ गए उसको इजी वे में क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। इससे पहले जितने भी व्यक्ति आ गए, कितने आ गए, कोई भी आ गया, कैसी भी आ गया, भले पाकिस्तान वाला मुस्लिम्स भी हिंदू यहाँ पे आ रहा है या हिंदू भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ठीक है, पर अगर इस तारीख के बाद जो भी आया उसे भी नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन उसको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उससे पहले रजिस्ट्रेशन कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जो पहले से यहाँ पे भारतीय रह रहे उनके साथ ही मिलकर रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद आएगा, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 6 में सिंपल सा ये लिखा कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया उससे तो इजी वे में क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जो आया उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो इसमें आर्टिकल 6 में, इसमें उस व्यक्ति की चर्चा की गई है, इसमें उस व्यक्ति की चर्चा की गई है जो पाकिस्तान से भारत आया हो, जो पाकिस्तान से भारत आया हो। है? इसमें उस व्यक्ति की चर्चा की गई है जो पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है, इसमें दो शर्तें रखी गई। ठीक है, इसमें दो शर्तें रखी गई। ठीक है, पहली, दो शर्तें रखी गई, पहली क्या है, तो पहले लिखो, जो 19 जुलाई 1948, जो 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में आ गया हो, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया हो, उसे नागरिकता मिल जाएगी। उसे क्या मिल जाएगी, उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, ठीक है, उसे भी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन लेकिन उसे पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, लेकिन उसे पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, अब कोई पंजीकरण कैसे करवाएगा, ऐसे कोई शर्तें, यानी पंजीकरण करवाना मतलब एप्लीकेशन देनी होगी ना आपको। हाँ, जो भी है। ठीक है, 5 अलग अलग डेट से, जन्म से, बाय बर्थ, ठीक है, वंश के आधार पर, ठीक है, और प्रकटीकरण के आधार पर। ठीक है ना, मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है, तो दो चीज हो जाएगी, तो पंजीकरण करवाना होगा, जब भी आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 7 भी देखो, आर्टिकल 5 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, दोनों ही दो शर्तें तो यही बोलता है, जो पहले आया बाद में आया। ठीक है, पर 7 और 6 में फर्क क्या है, 6 में बोलता है कि पाकिस्तान से भारत आया। ठीक है, 7 बोलता है कि जो बंदा भारत से पाकिस्तान गया और वापिस पाकिस्तान से भारत आ गया। ठीक है, उसे क्या पंजीकरण करवाना होगा, लेकिन दो ही शर्तें हैं, 19 जुलाई 1948 वाले, कि भाई इसको उससे पहले तो अगर आ गया हो तो आराम से मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आया हो तो आपको पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, आर्टिकल 7 भी यही बोलता है। तो एक पॉइंट लिख लो। ठीक है, इसमें लिख लो आर्टिकल 7 अनुच्छेद 7 में। ठीक है, उस व्यक्ति की चर्चा है, उस व्यक्ति की चर्चा है जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो, जो
भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन फिर वापस पाकिस्तान से भारत आ गया हो, लेकिन फिर वापस पाकिस्तान से भारत आ गया हो। ठीक है, वैसे इसमें भी 19 जुलाई 1948 की डेट तो दे ही मिली है। ठीक है, लेकिन एक चीज और करेगी भाई यार, अब वो सोचेंगे कि भाई दोनों तो बात तो एक ही कह रहा है, बादशाह पाकिस्तान पहले भी चला गया होगा और वापिस पाकिस्तान से भारत आ रहा था, अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 तो एक जैसे ही हो गए, इसमें दिक्कत क्या है, अलग अलग बात क्यों करी गई। और बात वही है 19 जुलाई 1948 की, इसमें एक तारीख डेट कर दी, इसमें एक तारीख स्पेसिफाई कर दी उन्होंने, ये तो है ही है। एक साथ साथ एक ये भी डाल दी, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 ये डेट उन्होंने डाल दी। हाँ, 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, इससे पहले चला गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और वापस आया हो तो, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान जाना है इसलिए, क्योंकि उस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो भाई ये एक डेट फिक्स कर दी कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो और वापस भारत आया हो। ठीक है, जब जाके ये इस पर लागू होएगा, बाकी बात तो दोनों की एक जैसी होगी, तो इसमें अलग क्या है, तो इसमें अलग ये तारीख है। ठीक है, ये चीज आएगा। ओके, आर्टिकल 7 ये था आपका। ठीक है, चलो एक वर्बल कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल 8 सीधे से बोलता है कि जो बाहर के दोष है, ठीक है, जो भारत का मूल निवासी रह गया हो पहले, यानी कोई बाहर रहता हो लेकिन उसका वंश यहाँ रह चुका है, ये यहाँ का वंश का है, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, जो एनआरआई होता है ना, अमेरिका में रह रहा हो, ब्रिटेन में रह रहा हो, किसी भी देश में रह रहा हो, ठीक है, वो अपने देश में आकर रहना चाहता है, नागरिकता चाहिए उसकी, और ये यहाँ का ही है, कहाँ का है, यहाँ का, यानी उसका वंश यहाँ का ही है। ठीक है, इसका दादा परदादा यहीं रहते चुके थे, फिर उसके पिताजी वहाँ चले गए, वहाँ सेटल हो गए, वो वापस यहाँ आ गया हो, ठीक है, उसको यहाँ नागरिकता मिल जाएगी, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसको भी पंजीकरण तो करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है सबके लिए, कोई भी हो, भले वो अपना खास ही क्यों ना हो, पर उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, और आर्टिकल 9 जो सब कहते हैं कि अपने एकल नागरिकता का सिद्धांत है, वो अनुच्छेद 9 में, कि भाई अगर किसी और देश की नागरिकता आपने ले ली तो यहाँ की नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी अमेरिका की आपने नागरिकता भी ले ली, अमेरिका के सिटीजन बन गए, तो सीधा उसी तौर पर आपके भारत का नागरिक तो जो नागरिकता मिली उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अनुच्छेद 10 और 11 में संसद की बात है, यानी 10 तो ये कहता है कि भाई आपको संसद गारंटी देता है, क्या देता है, गारंटी दे रहा है कि आपकी नागरिकता कभी नहीं छीनी जाएगी, कि भाई कुछ भी ले लो 100% गारंटी है कि तुम्हारी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। पर कहते हैं ना, लिख लेते हैं बाद में, युक्त प्रतिबंध, 100% गारंटी तो दे दी, बाद में कह दी युक्त प्रतिबंध कि छीन भी सकते, पहले तो दे रहे हैं कि भाई 100% गारंटी छीनेंगे नहीं, पर बाद में बोल दिया छीन भी सकते हैं। अब क्यों बोला भाई, क्योंकि जब नागरिक गलत हो जाएगा तब सरकार भी गलत होना पड़ेगा। मान लो किसी का रजिस्ट्रेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, उसको नागरिकता मिल गई, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए वो सब नकली है, फेक है। ठीक है, यानी वो तो खुद टेररिस्ट रह चुका है। ठीक है, और ये अगर पता चल जाती है तो उसकी नागरिकता क्या होती है, खत्म कर दी जाती है। ठीक है, ये चीज आता है। और 11वां बोलता है कि भाई जो नागरिकता का संशोधन या जो भी नियम बनते विषय है वो सिर्फ संघ सूची में, किसमें, संघ सूची, संघ सूची किसकी होती है, केंद्र, केंद्र राज्य दोनों की संघ सूची केंद्र की होती है ना, यानी आप किसके किसके नागरिक हो, भारत सरकार के, राज्य सरकार के, भारत सरकार के है ना, तो भारत सरकार के पास ही नियम होगा नागरिकता के विषय बनाने का। ठीक है, इसलिए बोलते हैं संघ सूची में उसका प्रावधान है। ठीक है, तो ये हो गया आज का नागरिकता, लिखवा देंगे उस दिन, लिखवा देंगे। ठीक है, बस समझ में आ गया। ओके, कोई दिक्कत, नो, फिर ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत,
नहीं